नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी एलटी ग्रेड यूपी जीआईसी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हम हिंदी 100 लिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करते करते हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 11 के ऊपर। इसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए या आदिकालीन साहित्य में विविधता भरपूर है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। मान लीजिए प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 125 शब्दों में, 200 शब्दों में या 250 शब्दों में आ जाए तो आप इसको कैसे लिखेंगे। आप देख रहे हैं कि एक ही तरीके के दो प्रश्न पूछे गए। एक प्रश्न कॉमन है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न हमने यहाँ पर लिया हुआ है ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा जा चुका है। यानी कि हमारी कोशिश है कि आपकी तैयारी कॉमन प्रश्नों के माध्यम से कराई जाए और अगर हो सके तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा हिंदी साहित्य के अंतर्गत सवाल पूछे गए हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सकती है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग किस तरीके से प्रश्न बनाता है। प्रश्न के उत्तर पर हम बातचीत करेंगे, उसके पहले एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से आप किसी इंटरव्यू इत्यादि में जाते हैं तो आपको अक्सर सलाह दी जाती है कि आप एक्सपर्ट के प्रश्नों का उत्तर इस ढंग से दीजिए कि जो आपका दिया हुआ उत्तर है उसी में से अगला प्रश्न बने, यानी जो कंट्रोल है वो आपके हाथों में रहे। ठीक वैसे ही जब हम मेंस के उत्तरों को लिखते हैं तो हमारा उत्तर ऐसे रहे कि जो एग्जामिनर है आपके उत्तरों के इर्द गिर्द ही अपना दिमाग ले जाए, उसी के कंट्रोल में रहे, उसी के नियंत्रण में रहे। तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमने जो 10 क्वेश्चन आपको हल कराए हैं उनसे आपके अंदर एक गुण विकसित हो रहा होगा कि किस तरीके से हमें उत्तर लिखना है कि एग्जामिनर हमारे ही उत्तर के आसपास घूमता रहे, उसका दिमाग वहीं रहे और लगे कि ये सबसे बेस्ट उत्तर हो सकता है और आपको अधिकतम अंक वो देने के लिए बाध्य हो जाए। तो चलते हम बात करते हैं कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार करते समय हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियां। आमतौर पर प्रवृत्तियों और विशेषताओं को लेकर कई बार लोग अंतर करने की कोशिश करते हैं। जो प्रवृत्ति है एक तरीके से स्थायित्व को बतलाती है और जो विशेषताएं वो प्रवृत्ति के अंदर ही आने आने वाली जो अन्य उपलब्धियां हैं या फिर प्रकृति है, नेचर है, उसको प्रस्तुत करती है। तो आमतौर पर इसको लेकर बड़े बड़े जो भी साहित्यकार हैं, एकेडमिशियन हैं, वो अंतर करने की कोशिश करते हैं। पूछा भी जाता है कि प्रवृत्ति और विशेषताओं में कोई अंतर है या फिर एक ही है। तो प्रवृत्ति जो एक खास गुण को, विशेष गुण को बतलाती हो, विशेष स्वभाव को बतलाती हो, जिसमें कोई खास अंतर होने की संभावना न हो, वो प्रवृत्ति कही जा सकती है। और उसी के अंदर अन्य जो लक्षण है, गुण है, वो विशेषता के अंतर्गत आ सकते हैं। मोटे तौर पर आप इस अंतर को ध्यान में रख सकते हैं और फिर अपने उत्तर को आगे बढ़ाते हुए आप लिखेंगे। पहली हेडिंग आप देंगे अनिर्दिष्ट प्रवृत्ति। इस काल की कोई एक प्रवृत्ति निश्चित नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्ष के भीतर तो रचना को किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। यानी आदिकाल की जो पहली खास विशेषता है वो क्या है? अनिर्दिष्ट प्रवृत्ति है। यानी कि कोई उसकी खास प्रवृत्ति सामने नहीं आती। इसीलिए आप देखेंगे कि इसके नामकरण को लेकर काफी विवाद रहा है, जिसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो लेक्चर में बातचीत कर लिया है। ठीक है, तो उसी का कारण रहा है कि अनिर्दिष्ट प्रवृत्ति यानी ऐसी प्रवृत्ति जिसमें कि एक से अधिक प्रवृत्तियां दिखाई पड़ रही हो, कोई निश्चितता न बन रही। और शुक्ल जी के अनुसार आप बतलाएंगे तो आपका उत्तर यहाँ पर और प्रभावी होगा।
उन्होंने कहा कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। इस कालखंड में धार्मिक साहित्य लिखे गए, नीति परक साहित्य लिखे गए, श्रृंगार परक साहित्य लिखे गए और वीर रस सब तरीके के साहित्य लिखे गए। और जो साहित्य लिखने की जो शैली थी वो ज्यादातर दोहों में थी। आप देख रहे हैं कि यही कोटेशन किसी भी अनुभवी एग्जामिनर को अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। आपकी जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो अनुभवी एग्जामिनर होगा जो कई बार यूपी पीसीएस मेंस की कॉपी चेक कर चुका होगा, ठीक है, या फिर किसी भी आयोग में अनुभवी लोग ही और अनुभवी होगा तो शुक्ल जी को जरूर पढ़ा होगा। आप देख रहे हैं कि न चाहते हुए भी आपने पहले ही पैराग्राफ में आदिकाल की उन तमाम प्रवृत्तियों और विशेषताओं को रेखांकित कर दिए कि जो भी 150-200 वर्षों के भीतर रचनाएं लिखी गई वो किसी एक खास प्रवृत्ति में नहीं लिखी गई, बल्कि वो अनिश्चित रही। कुछ धर्म को केंद्रित रखी, कुछ नीति को केंद्रित रखी, कुछ श्रृंगार को, कुछ वीर को। तो पहली विशेषता हो गई अनिर्दिष्ट प्रवृत्ति। फिर दूसरी विशेषता आप लिखेंगे, इसी में से आपने एक विशेषता छांट ली। जैसा कि मैंने कहा कि विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन एक खास प्रवृत्ति रही है आदिकाल की। वो कौन सी है? वीर रस की प्रधानता। आप देख रहे हैं आपका उत्तर पहले वाले से मिलता जुलता है। ये नहीं कि आप पहले कुछ लिखे और बाद में कुछ लिखना शुरू कर दिए। पहला से दूसरा जुड़ा हुआ है। वीर रस की प्रधानता यानी कि आदिकाल में राजश्रित और चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा वीर रस से युक्त रचनाएं करके की। इसमें रासो काव्य इसके उदाहरण। इसी आधार पर शुक्ल जी ने इसे वीर गाथा काल कहा। तो आप देख रहे हैं कि सारी बातें आप दो दो तीन तीन लाइन में लिख दे रहे हैं। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि छूट रहा होगा। आपने पहली विशेषता बतलाते हुए लिख दिया, अनिर्दिष्ट प्रवृत्ति रही, और जितनी भी महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां रही सबको आपने गिना दिया। इतना काफी था आपको अधिकतम अंक पाने के लिए। फिर जब आप दूसरी विशेषता में गए तो आपने बता दिया कि उस समय जितने कवि थे वो किसी न किसी के दरबार में थे, और जाहिर सी बात है दरबार में रहेंगे तो प्रशंसा करेंगे, वो बड़ाई करेंगे, अतिशयोक्तिपूर्ण कविताओं को लिखेंगे, बातों को लिखेंगे, और उनमें कल्पना की प्रचुरता रहेगी। इसीलिए तो कहा गया कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना, और जब प्रशंसा करेगा तो इसमें कहीं न कहीं वीर रस की प्रधानता होगी। और इसीलिए रासो काव्य जितने लिखे गए सबके केंद्र में वीर रस की प्रधानता रही। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन 12 ग्रंथों के आधार पर इस कालखंड को वीर गाथा काल कहा। तो सारी बातें आपकी यहां पर आ गई। अगली विशेषता आप लिखेंगे कि रचनाओं की प्रामाणिकता पर संदेह। इस काल में ऐतिहासिकता, राष्ट्रीयता और कल्पना के बीच रची गई रचनाओं के प्रामाणिकता पर संदेह होने लगा। कुछ रचनाओं में ऐतिहासिकता कम और कल्पना की प्रचुरता अधिक रही। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो को लिया जा सकता है। तो आपने बता दिया कि आदिकालीन वो तमाम रचनाएं हैं जो कि प्रामाणिकता के घेरे में, उन पर संदेह किया जाता है कि ये बात सही लिखी गई है या फिर केवल कल्पना भर है। आदिकाल में कहा जाता है कि जितनी रचनाएं लिखी गई उनमें ऐतिहासिकता का अभाव था। जिस राष्ट्रीयता की बात की जा रही थी वो राष्ट्रीयता संकुचित थी। ठीक है, आज जिस तरीके से हम लोग राष्ट्रीयता की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, उस जमाने में अलग था। आप अगर आदिकालीन रचनाओं को पढ़ेंगे तो उस जमाने में जो भी राजा थे, जहां तक उन लोगों का राजकाज था, उसी को वो देश मानते थे, उसी को अपना सब राष्ट्र मानते थे। तो सीमित राष्ट्रीयता थी, संकुचित थी। ठीक है, तो इस काल में ऐतिहासिकता, राष्ट्रीयता और कल्पना के बीच जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी उन रचनाओं की प्रामाणिकता पर संदेह होने लगा था। कुछ रचनाओं में तो ऐतिहासिकता कम थी और कल्पना इतना ज्यादा थी कि आलोचकों को कहना पड़ा कि वो जाली ग्रंथ है। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासो को लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उदाहरण लिखेंगे। फिर अगली प्रवृत्ति या विशेषता के बारे में बताएंगे कि उपदेश परक रचनाओं का लेखन। इस काल में सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य मिलता है जिसमें वैदिक मत एवं कर्म कांड की आलोचना की गई है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा का अनुशीलन किया गया है।
उनके अनुसार वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाद में इसका खंडन किया। तो ये जितने भी तथ्य हैं वो पहले ही आप पढ़ चुके होंगे, अपने दिमाग में रखे होंगे कि आदिकाल में उपदेश परक रचनाएं लिखी गई, जैसे कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। इन लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में, कोई पश्चिमी भूभाग में, कोई पूर्वी भूभाग में, अपने अपने विचारों को जनता के बीच में प्रचारित प्रसारित किया और वैदिक मत, कर्म कांड की आलोचना की। और आगे चलकर इन्हीं लोगों का प्रभाव भक्ति काल पर भी, खास तौर से कबीर पर दिखाई पड़ता है। और शुक्ल जी ने कहा भी कि इन रचनाओं में सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की, उसकी जो परंपरा रही है, उसका अनुशीलन दिखाई पड़ता है। और अंत में उन्होंने कहा कि जो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य, जैन साहित्य है, ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। अगर शुद्ध साहित्य की कोटि निर्धारित की जाएगी तो ये सभी रचनाएं उससे बाहर हो जाएंगी। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका खंडन किया। तो इसका खंडन किया तो आपको पता आ गया होगा कि जब आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य इतिहास लेखन वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो पूरा भक्ति काल ही साहित्य से बाहर हो जाएगा, जिसको कि हम हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं, वही पूरा बाहर हो जाएगा। तो उन्होंने खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र नहीं है, बल्कि भारतीय चिंतन धारा से इनका जुड़ाव है, उसका उन्होंने मूल्यांकन किया हुआ है। तो ये बात आप लिखेंगे, इससे ही पता चल जाएगा, इतने ही वाक्य से पता चल जाएगा कि आप उस पूरी स्टोरी को जानते हैं। तो ठीक है, ऐसे आप उत्तर लिखेंगे। फिर आगे विशेषता लिखेंगे कि साहित्यिक भाषाओं का संधि काल है, यानी कि ये ऐसा कालखंड है जिसमें एक से अधिक भाषाएं साहित्य का माध्यम थी। आप लिखेंगे कि आदिकाल अपभ्रंश एवं हिंदी का संधि काल है। इसमें दोनों की भाषाई और साहित्यिक प्रवृत्तियों का मेल है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, खड़ी बोली, मैथिली का प्रयोग किया गया। आचार्य शुक्ल ने सिद्धों की भाषा को देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा कहा है। विद्यापति ने मैथिली और अमीर खुसरो ने खड़ी बोली, ब्रज भाषा और फारसी तीनों भाषाओं का प्रयोग किया है। तो आप देख रहे हैं कि उत्तर में कितनी कसावट है। एक एक वाक्य आपकी आपके ज्ञान को प्रदर्शित कर रहा है कि आपने हिंदी साहित्य कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ा। कोई वाक्य इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि फालतू लिखा गया ना, सब वाक्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो साहित्यिक भाषाओं का संधि काल रहा है, इसीलिए शायद राम कुमार वर्मा ने इसको संधि एवं चारण काल नाम से संबोधित किया था। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ये ऐसा कालखंड है कि अपभ्रंश और हिंदी का भी है, और साथ में एक कबीर हैं जिनको कि तीनों भाषाओं का जानकार कहा गया है। अगर आपने शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा, वो किसी के पिताजी थे। ठीक है, मैं बस संकेत करके छोड़ रहा हूं ताकि आप, कोई गंभीर विद्यार्थी जरूर कमेंट कर देंगे। हमें इतना विश्वास है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सब पढ़ने वाले हैं, अच्छी बात यही है। तो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में भी लिखी जा रही थी। खड़ी बोली में अमीर खुसरो लिख रहे थे, मैथिली का प्रयोग विद्यापति कर रहे थे। तो कुल मिलाकर साहित्यिक भाषाओं का ये संधि काल था। इसके बाद आप बताएंगे कि वैविध्य साहित्य से भरपूर, मतलब कि इस काल में प्रबंध काव्यों में कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का जमकर प्रयोग हुआ है। इसमें लौकिक और गद्य साहित्य भी लिखा गया। जैन, नाथ, सिद्ध, इन सबको तो बता ही दिए, रासो काव्य को आप पहले ही बता दिए। अब जो कुछ बचा खुचा था उसको भी आपने वैविध्य साहित्य के अंतर्गत लिख दिया कि लौकिक साहित्य लिखा गया, गद्य साहित्य लिखा गया। और उदाहरण के तौर पर आपने बता दिया कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण प्रमुख गद्य रचना है। आप चाहते तो लिख सकते थे कि दामोदर शर्माकृत उक्ति व्यक्ति प्रकरण, लेकिन इतना भी आप लिख देते हैं तो आपका उत्तर पर्याप्त है। अक्सर मैं विद्यार्थियों का कमेंट देख रहा हूं, वो आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, आधार काल को लेकर बड़ा कंफ्यूज है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तैयारी करते समय ये भी दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि आप तथ्यों को अपने दिमाग में इकट्ठा किए रहते हैं और कंफ्यूज होने लगते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब आप लिखित उत्तर लिखिए तो कोशिश कीजिए कि विवादित चीजों को छूकर आगे बढ़ जाइए। आप वहां पर डिस्कस बहुत मत कीजिए, बस आपका ये उत्तर हो कि कंप्लीट हो जाए। जैसे अगर प्रारंभिक काल बोल देते हैं कि मिस्र बंधुओं ने कहा है, तो जो कॉपी चेक करने वाला उसको इतना नहीं है कि आरंभिक काल प्रारंभिक काल कौन, वो बस देखेगा और ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा कि हाँ आपने मिस्र बंधुओं का नाम लिया है। आप
खुद वहां पर डिबेट करके अपने को फंसाना चाहेंगे। इसलिए शुरू में मैंने कहा कि आप अपना उत्तर उसी तरीके से लिखे जैसे इंटरव्यू में आप अपने उत्तरों को देते हैं, फिर आपको मालूम रहता है कि सामने वाला व्यक्ति इसी में से एक नया प्रश्न पूछ सकता है, तो फिर आप अलर्ट रहते हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे आप घंटों तक अपना इंटरव्यू देते हैं। उसी तरीके से आंसर भी लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई रचना है, उसका प्रकाशन वर्ष आपको नहीं आ रहा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको लिखना ही लिखना है। हाँ, मेन जो फेमस रचना है उसका प्रकाशन वर्ष तो हर व्यक्ति को याद रहता है, आप भी उसको लिखिए। लेकिन अगर कहीं कंफ्यूज है तो मत उसको लिखिए, छोड़ दीजिए। ठीक है। तो जैसे उक्त व्यक्ति प्रकरण है, आपको याद है कि हाँ ये गद्य रचना है, आप भूल गए कि ये दामोदर शर्मा का है कि रामविलास शर्मा का, किसका है, तो छोड़ दीजिए, आप मत लिखिए। ठीक है ना। तो इसी तरीके से लिखना है। वैविध्य साहित्य से भरपूर साहित्य रहा है उस समय का। फिर आगे आप लिखेंगे कि विविध छंदों का प्रयोग। आदिकाल में एक से अधिक छंदों का प्रयोग किया गया था, जिसमें कवित्व, ठीक है, जिसको कि ब्रैकेट में छप्पे भी आप लिख सकते हैं, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या, ये प्रमुख छंद थे। और उसी समय विद्यापति भी लिख रहे थे, जो कि गेय पदों की रचना कर रहे थे। गेय मतलब जिसको कि गाया जा सके। विद्यापति आदिकाल के इकलौते कवि हैं जिनको कि बिहार और बंगाल दोनों जगह के लोग अपने अपने कवि घोषित करने की कोशिश करते हैं। बंगाल वाले बोलते हैं कि विद्यापति हमारे यहाँ बहुत फेमस हैं। हालांकि उनका जन्म बिहार दरभंगा में हुआ था, ठीक है, लेकिन उनका प्रभाव है बंगाल के ऊपर भी है और बिहार में जो मिथिलांचल है उसके ऊपर भी। ठीक है। तो ये किस कारण है? उनके पद गाए जाते हैं। जैसे आज कबीर, तुलसी, रहीम हम सभी के दिल में बसे हुए हैं, तो सिर्फ यही सिर्फ कि उनके पद आराम से जनमानस में बैठ जाते हैं, उनके दिलो दिमाग में बैठ जाते हैं। तो वैसे ही विद्यापति थे। और तो आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति थे जो विद्यापति के पदों को गाते गाते बेहोश हो जाते थे। आपके लिए होमवर्क है कि वो फला व्यक्ति कौन था और उनका संबंध कहाँ से था। आप समझ गए होंगे कि बंगाल के रहने वाले थे। ठीक। तो इस तरीके से आप प्रवृत्तियों की बात करेंगे, फिर निष्कर्ष में लिखेंगे कि कुल मिलाकर यह काल भाषिक और साहित्यिक दृष्टि से संधि काल रहा। इसमें एक साथ एक से अधिक प्रवृत्तियां पनपी। आदिकाल भले ही अनिर्दिष्ट प्रवृत्तियों का काल रहा, लेकिन यही प्रवृत्तियां आगे विकसित होकर हिंदी साहित्य को एक नया आकार देती एक नया आकार देती हैं। द्विवेदी जी के शब्दों में यह काल नाना दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और सतोव्यघातों का युग कभी आया होगा। यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल है और इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आप अपनी बात को खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि समय प्रबंधन का ध्यान रखिए। क्योंकि शब्दों की संख्या हमने देखा कि इसमें लगभग 350 के आसपास में है। लेकिन जब हम एग्जाम में जाते हैं तो बहुत सारे तथ्य भूल जाते हैं। ठीक है। तो कोशिश विद्यार्थियों की यही रहती है कि समय प्रबंधन का ध्यान रखते हुए मेन मेन चीजों को रखा जाए। लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आंसर अपने पूर्ण अवस्था में रहे। अगर हम ही आधा पढ़ाएंगे तो फिर आप एग्जाम में तो उसका आधा लिख के आएंगे। तो ये चीज रखिए, यहाँ पर पूर्णता की कोशिश की जा रही है। यही तो अभ्यास है। इसी को अभ्यास कहा जाता है कि हम अभ्यास पूरा करते हैं, उसका कुछ ही पॉइंट अपने परफॉर्मेंस में लगाते हैं। तो आपने देखा कि 7-8 महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों को लेकर हमने आप सभी से चर्चा की और शायद ये एकदम से मौलिक आंसर था। हमने मूल किताबों से पढ़कर इस आंसर को यहाँ पर तैयार किया। तमाम किताबों में आप खोजेंगे बहुत कॉमन, जैसे वीर रस की प्रधानता तो सब लोग बताएंगे, लेकिन कुछ जो चीजें हमने इसमें जोड़ी हैं आलोचकों के माध्यम से आपके उत्तर को प्रभावी बनाने के लिए, वो बहुत ही अद्भुत है, अद्वितीय है। तो उम्मीद है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे और ये भी समझ पाए होंगे कि आदिकालीन साहित्य में विविधता भरपूर है। इसी कारण अगर किसी के अंदर वैविध्य होता है, विविधता होती है, तो कोई एक खास प्रवृत्ति उसमें से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आपका उत्तर पूरा पुष्ट हो जाता है कि नहीं, जो आदिकाल है वो वैविध्य साहित्य से भरपूर है। तो आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा और जो कुछ हमने आप सभी को बताया है उसको हुबहू आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, इस चैनल को एक से अधिक लोगों को बताइए। ठीक है, इसके बारे में आप ही लोग इसके प्रचारक हैं, आप ही लोग इसके कर्ता धर्ता हैं, सब कुछ हैं।
आप ही की वजह से चल रहा है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।